तो ब्लू लॉक का नया चैप्टर आ गया और इस चैप्टर में फिर से हमें ये चीज़ शो कर दी गई है कि ब्लू लॉक की टीम आसानी से जीतने वाली है और नाइजीरियन टीम बहुत बुरी तरीके से हारेगी ब्लू लॉक टीम से। अब वैसे तो मैं ये चीज़ मैच की स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जापान आसानी से जीतेगा नाइजीरियन टीम के अगेंस्ट में, लेकिन इस चैप्टर को देखने के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि शायद नाइजीरियन टीम एक गोल भी नहीं कर पाएगी और ब्लू लॉक टीम 5-6 गोल करने वाली है। अब ऐसा क्या होता है इस चैप्टर में और मैं क्यों इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि ब्लू लॉक की टीम 6-7 गोल करेगी, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि जापान की टीम ने 2 गोल कर दिए लेकिन नाइजीरियन टीम 1 गोल भी नहीं कर पाई है, इसलिए सारे के सारे प्लेयर्स डिप्रेस्ड थे। लेकिन क्योंकि ओनाजी प्रेजेंट था वहाँ पे तो इसलिए इन प्लेयर्स के मन में थोड़ी बहुत होप थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसागी पूरे बैडेस्ट तरीके से ये चीज़ क्लियर कर देता है कि ये जो तुम्हारी होप है ना धूल में मिलने वाली है। जिसके बाद जाके ये चैप्टर स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि फर्स्ट हाफ खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। आफ्टर दैट मैच फिर से स्टार्ट होता है, बॉल जाती है कूजो के पास, जिसको कि ये क्लियर हो चुका था कि ब्लू लॉक की टीम आज तक की जितनी टीम से उन्होंने कम्पीट किया ना उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी स्ट्रेंथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इन 3 लोगों का जो कि अटैकिंग, डिफेंडिंग और हैंडलिंग संभालते हैं। जिनमें से इसागी योइची तो स्ट्राइकर है जो कि अटैक पे ध्यान देता है, कराजू वो हैंडल करता है मिडफील्ड को पूरे के पूरे और आयकू डिफेंड करने पे ध्यान देता है। बेसिकली ये तीनों अपने अपने एरिया को कंट्रोल करते हैं और बॉल कहाँ जाएगी, कौन किसको पास करेगा, इनके कंट्रोल में है सब। जिस वजह से ये तीनों एक तरीके के फाउंडेशन की तरह काम करते हैं पूरे के पूरे टीम के लिए, जिसके ऊपर आते हैं ये दोनों के दोनों स्पीयर्स, जिनमें से एक इमेजिनेशन और एक स्पीड पे निर्भर है। आफ्टर डेट आता है डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइकर जो कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इसके बाद आते हैं ये दोनों पासर या फिर बोलूँ हैंडलर जो कि मिडफील्ड में किसको किस तरीके से पास करना है, कब करना है, कहाँ जानी चाहिए बॉल, ये सब चीज़ें देखते हैं कराजू के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड आफ्टर डेट आते हैं ये दोनों एलाइट डिफेंडर्स जो कि बॉल को गोल के पास जाने से भी रोकते हैं। और सही बताऊं यहीं पे कूजो गलती कर देता है क्योंकि एक बंदा वो भूल चुका था जो कि अभी भी टीम में है, भले ही वो लाइमलाइट में नहीं आया, उसने अभी कुछ करा नहीं है लेकिन टीम में प्रेजेंट है। एंड डेट इज आवर गोलकीपर यानी गगामारू, क्योंकि अभी तक ब्लू लॉक के गोल तक कोई पहुंचा ही नहीं था तो उसकी एबिलिटीज के बारे में इन लोगों को शायद पता ही नहीं है कि कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है ये पहले से। खैर अभी भी कूजो का फोकस इसागी की तरफ ही था क्योंकि वैसे तो ये सब लोग अपनी मनमानी करते हैं सारे के सारे प्लेयर्स, लेकिन जो बंदा इन सारे फ्रीक्स को कंट्रोल में रखता है वो और कोई नहीं इसागी योइची है। जिस वजह से कूजो के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने इसागी को पीछे नहीं छोड़ा, उसे बीट नहीं किया प्लानिंग में, तो वो इस मैच को जीत ही नहीं सकते नो मैटर व्हाट। इसके बाद बॉल जाती है ओनाजी के पास और हमें फिर से इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि वहीं से शुरू होता है जहाँ पे कि पिछला फ्लैशबैक खत्म हुआ था। ओनाजी ने एक सरप्राइजिंग गोल किया था बड़े ही तगड़े तरीके से जिसने इन सब लोगों को इम्प्रेस कर दिया था, यानी कूजो और बाकी सारे बच्चों को। जिसके बाद ये लोग पूछते हैं ओनाजी से कि क्या बात है भाई साहब, क्या तगड़ा गोल किया है, पक्का तुम पहले से खेलते हुए आ रहे होगे फुटबॉल। लेकिन इस पे ओनाजी बोलता है कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने फुटबॉल को टच किया है, जिसकी वजह से एक ही कंक्लूजन निकलता है डेट ओनाजी इज अ प्रोडिजी। और इसी रीज़न की वजह से ये तीनों सोचने लग जाते हैं कि अगर ओनाजी उनके साथ रहेगा तो शायद वो प्रो भी जा सकते हैं और क्या पता किस्मत अच्छी रही तो वो वर्ल्ड कप भी जीत जाए। एंड आफ्टर डैट इनके सपने शुरू हो जाते हैं कि बड़े बड़े घर लेंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लेंगे, अच्छी अच्छी लड़कियों से मिलेंगे। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि स्टार्टिंग से ही ओनाजी इनके लिए एक होप की तरह था, इनके ड्रीम्स पूरा करने का एक जरिया था थ्रू फुटबॉल। लेकिन ओनाजी भी हंसते हुए बोल देता है कि कम ऑन गाइस, प्रो प्लेयर बनना इतना भी आसान नहीं है, भले ही मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूँ। लेकिन इस पर ये तीनों एक ही चीज़ बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये पॉसिबल है अगर तुम हमारे साथ हो तो। टू बी स्पेसिफिक कूजो एक लाइन बोलता है डेट इट्स राइट बिकॉज इट्स फाइन इफ यू आर हियर। एंड यही लाइन ओनाजी हमेशा बोलता हुआ आता है जब भी कोई मुश्किल में रहते हैं ये सारे के सारे किसी भी तरीके के मैच में, किसी भी फुटबॉल मैच में। लेकिन अब ब्लू लॉक की टीम इनकी होप धीरे धीरे खत्म कर रही है, स्पेशली कूजो वो ढंग से समझ चुका था कि उनका जीतना इतना आसान नहीं है। भले ही उसे पता है कि ओनाजी की स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल एबिलिटी है, उसकी जंपिंग पावर है, उसका मिड एयर शॉट है, लेकिन स्टिल उसके मुंह पे कितनी ज़्यादा टेंशन थी तुम देख ही सकते हो। और जब कूजो ओनाजी को पास करता है तो ओनाजी भी उसी मिड एयर शॉट का यूज़ करता है जिसके बारे में अभी कूजो बोल रहा था।
और किक मारने के दौरान ओनाजी इसागी से ये बोलता है that I am surpassing you इसागी योइची, जिस पर इसागी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है क्या होने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया था गगामारू जो कि पूरी तरीके से तैयार था और बंदे के चेहरे पे जरा सी भी टेंशन नहीं थी, पूरा कॉन्फिडेंट था, जबकि पहला मैच है उसका वर्ल्ड कप का। और वो पता है इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी हुई थी पिछले दिनों में। क्योंकि सारे प्लेयर्स की तरह ईगो ने भी जो टास्क दिया था ना गगामारू को, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए था उसकी स्किल्स को। क्योंकि इंस्टेड ऑफ फुटबॉल गगामारू को ट्रेनिंग दी जा रही थी बेसबॉल से गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि फुटबॉल के कंपैरिजन में बेसबॉल एक तो फास्ट होती है फुटबॉल से, और ऊपर से उनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। और ऐसी ट्रेनिंग को गगामारू ने क्वालिफाई किया है क्योंकि ईगो जानता था कि अभी तक नियो ईगोइस्ट लीग तक भी गगामारू ने सिर्फ अपने टैलेंट का यूज़ किया है। अपनी बॉडी को ढंग से तो उसने ट्रेन किया ही नहीं है, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करी है। सिर्फ लेटेंट जो उसकी इनर स्ट्रेंथ थी उसी का यूज़ किया है, और सिर्फ उसी के बलबूते पे भी गगामारू इतना अच्छा गोलकीपर है। एक बार उसने ढंग की ट्रेनिंग कर ली तो कितना इम्प्रूव हो सकता है तुम सोच ही सकते हो। इतनी हार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जब ओनाजी गोल करने की कोशिश करता है किक के थ्रू, तो पता है गगामारू की बॉडी बिना सोचे समझे सिर्फ बॉल की ट्रेजेक्ट्री को देख के अपने आप ही मूव करने लगती है और बिना कंफ्यूजन के गोल होने से बचा लेती है। और ऐसा गोल सेव देख के ओनाजी की फटके चार। एंड इसागी भी लाइक क्यों हिला डाला ना। और कुछ इस तरह अंडर 20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच का पहला हाफ खत्म होता है और पब्लिक ब्लॉक के लिए बावली हो जा रही होती है। अब ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब नाइजीरियन टीम इतनी कमजोर ब्लॉक टीम से जीतने में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो असली ब्लॉक टीम यहाँ पे प्रेजेंट होती तो क्या होता इनका। और असली टीम से मेरा मतलब है अभी इस टीम में बारो प्रेजेंट नहीं है, कुनिगामी भी प्रेजेंट नहीं है और नागी भी प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्यूचर में वो आता है, लेकिन फिलहाल तो इसमें नहीं है। इसके अलावा यूकीमिया भी प्रेजेंट नहीं है। जस्ट इमेजिन ऐसे प्लेयर जब एंट्री लेंगे इस टीम में तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है जापान टीम। इनफैक्ट अभी तक तो ब्लॉक के असली स्ट्राइकर्स ने गोल भी नहीं किया है, यानी रिन और इसागी। तब जाके ऐसा हाल हो रहा है नाइजीरियन टीम का। लिटरली मैं इन्हें कमजोर तो समझ रहा था स्टार्टिंग से, नो डाउट, लेकिन इतने ज्यादा कमजोर निकलेंगे, स्ट्राइकर्स को ही गोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब नहीं सोचा था भाई मैंने। शायद से हमें असली पोटेंशियल अगले मैच में ही देखने को मिलेगा जब फ्रांस से मैच होगा जापान टीम का, क्योंकि उसमें भाई साहब वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर से कम्पीट करने वाले हैं लोग, यानी लोकी से, जो कि नियोल नोआ को भी हराने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ब्लॉक की टीम वो मैच हारेगी। तुम आज भी ये लिख के रख लो, 100% श्योर हूँ मैं। खैर तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।